नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जितना बड़ा अन्याय और धोखा इतिहासकारों ने महान राजा पुरु के साथ किया, उतना बड़ा अन्याय इतिहास में शायद ही किसी के साथ कभी हुआ हो। एक महान नीतिज्ञ, दूरदर्शी, शक्तिशाली, वीर, विजयी राजा को निर्बल और पराजित राजा बना दिया गया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कैसे पोरस के हाथों धूल चाटा हुआ अलेक्जेंडर विश्व विजेता बन बैठा। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर लें। चूंकि सिकंदर पूरे यूनान, ईरान, इराक, बैक्ट्रिया आदि को जीतते हुए आ रहा था, इसलिए भारत में उसकी पराजय और अपमान को यूनानी इतिहासकार सह नहीं सके और अपने आप को दिलासा दिलाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर इतिहास में थोप दिया। और भारतीय वामपंथी इतिहासकारों को तो आप जानते ही हैं, जहां भारतीय राजाओं की पराजय दिख जाए उसे बिना सोचे समझे छाप देने में ही वो अपनी महानता समझते थे। बस इतिहास चल पड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी। महान तो महान, सिकंदर को महान तो बनाया ही गया, सिकंदर को विश्व विजेता घोषित किया गया। अगर मान लें कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, तब भी वो विश्व विजेता कैसे हो गया? पोरस तो एक राज्य का राजा था और भारत में उस तरह के अनेक और विशाल राज्य थे। पोरस पर विजय, भारत पर विजय तो कहीं नहीं जा सकती है। और भारत तो दूर, चीन, जापान जैसे अनेक एशियाई देशों को अभी जीतना बाकी था। फिर वो विश्व विजेता कहलाने का अधिकारी कैसे हो गया? भारत में तो अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने विश्व को जीतकर रासू यज्ञ करवाया था, पर बेचारे यूनान के पास तो एक ही घिसा पिटा योद्धा था, तो बेचारों ने उसे विश्व विजेता कहकर घोषित किया, संतोष किया। यह भी बताया गया कि सिकंदर बहुत दयालु व सहृदय व्यक्ति था। लाखों लोगों का खून बहाया उसने, और लाखों लोगों का खून बहाकर महान बनना कठिन होता है, इसलिए उसे दयालु व विशाल हृदय वाला दिखाना भी जरूरी था। अगर वो सहृदय होता तो उसे धन की लालच न होती, और धन की लालच न होती तो वो भारत तक नहीं आता। धन के लिए उसने लाखों लोगों का खून बहाया। इतना कठिन रास्ता तय करके वह भारत पहुंचा, और फिर पोरस की वीरता पर मुग्ध होकर उसने जीता हुआ राज्य और धन वैभव सब उसे सौंप कर वापस चला गया। गजब का हास्य और कितना बड़ा झूठ। कोई आक्रमणकारी ऐसा हुआ है दुनिया में? भला सिकंदर जैसा क्रूर शासक, जिसने अपने कई निकट संबंधियों और मित्रों, रिश्तेदारों की बर्बरता से उन्हें मौत के घाट उतार दिया, वो एक भारतीय राजा के प्रति इतनी उदारता क्यों दिखाने लगा? जो सेना विजयी हो गई हो, वो इतना कैसे थक जाएगी, इतना कैसे डर जाएगी कि आगे बढ़ने से इनकार कर दे? विजयी सेना को तो उत्साहित होना चाहिए था। अगर सेना थकी हुई थी तो भारत में उसे कुछ दिन विश्राम करना चाहिए था और फिर वो आगे बढ़ती, वापस क्यों लौटी? ऐसी स्थिति में उन्हें तुरंत भारत को क्यों छोड़ना पड़ा? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो बताते हैं कि सच्चाई कुछ और ही थी। यूनान के ही एक इतिहासकार प्लूटार्क अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि युद्ध शुरू होते ही पोरस के सैनिकों तथा हाथियों ने जो विनाश मचाना शुरू किया, उससे सिकंदर तथा उसके सैनिकों के सर पर चढ़े विश्व विजेता बनने के भूत को उतार कर रख दिया। सिकंदर पोरस की 20,000 सेना के सामने ही नहीं ठहर पाया। आगे तो महान मगध साम्राज्य की 3.5 लाख की विशाल सेना थी। सिकंदर के सैनिक तीतर व मुर्गियों की तरह काट दिए जाते। इतिहासकार कर्टियस लिखते हैं कि हाथियों ने सिकंदर की सेना को आतंकित कर दिया था। उनकी चीत्कार से डरकर घोड़े भागने लगे और घुड़सवारों के दिल भी उससे दहल जा रहे थे। राजा पुरु के बारे में यूनानियों ने लिखा है कि वे एक 7 फुट 4 इंच लंबे शक्तिशाली और वीर राजा थे,
जिसके पास 9 फुट का भाला था, जिसे देखकर ही लोग भयाक्रांत हो जाते थे। दरअसल यवनों ने कभी हाथी तो देखे नहीं थे। इन हाथियों ने यूनानी सेना में भूचाल ला दिया था। डियोडोरस ने लिखा है कि इन हाथियों ने ऐसी भगदड़ मचाई कि अनेक विजयों के ये शिरोमणि छुपने के लिए जगह खोजने लगे थे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विजय हासिल की थी। विशाल हाथियों में अपार बल था। उन्होंने अपने पैरों तले बहुत सारे सैनिकों की हड्डियां पसलियां कुचल कर चूर चूर कर दी। हाथी इन सैनिकों को अपनी सूंडों में पकड़ लेते थे और जमीन पर जोर से पटक देते थे और अपने विकराल दांतों से गोद गोद कर उन्हें मार डालते थे। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले E.A.W. बैज लिखते हैं कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्वसेना का अधिकांश भाग मारा गया था। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि मैं लड़ाई को आगे जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अतः उसने युद्ध बंद करने की राजा पुरु से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। ये सारी बातें किसी भारतीय द्वारा नहीं बल्कि विदेशियों द्वारा कही गई हैं। अब अगर इतने प्रमाणों के बाद भी कोई न माने कि सिकंदर ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो हम कैसे मान लें कि पोरस के सिर को काट कर लाने का शपथ उठाने वाले सिकंदर ने न केवल पोरस को जीवन दान दिया बल्कि अपना जीता हुआ राज्य भी दान कर दिया। सिकंदर की महानता और वीरता का एक और उदाहरण देखिए कि जब इसने पोरस के राज्य पर आक्रमण किया तो पोरस ने सिकंदर को द्वंद्व युद्ध का निमंत्रण भेजा था ताकि अनावश्यक नरसंहार न हो और द्वंद्व युद्ध के जरिए निर्णय हो जाए, केवल दोनों राजा आपस में लड़ लें। पर इस वीरतापूर्ण निमंत्रण को पोरस ने स्वीकार नहीं किया। अब सोचिए कि वीर कौन था, महान कौन था। युद्ध के बाद पोरस ने सिकंदर को उत्तर मार्ग से वापस जाने की अनुमति नहीं दी। विवश होकर सिकंदर को दक्षिण मार्ग के उस खूंखार जनजाति के कबीले वाले रास्ते से जाना पड़ा, जिससे होकर जाते जाते सिकंदर इतना घायल हो गया कि अंत में उसे अपने प्राण ही त्यागने पड़े, मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में। इन सब के बावजूद भारतीय इतिहासकारों ने पोरस को इतिहास में स्थान देने योग्य समझा ही नहीं। इतिहास में 1-2 जगह इनका नाम आ भी जाता है तो बस सिकंदर के सामने बंदी बनाए गए एक निर्बल निरीह राजा के रूप में, और उसमें भी महाराज पुरुराज का नाम बदलकर पोरस बताया जाता है, जबकि ऐसा यूनानियों ने किया था। नाम तो उनका पुरुराज था, यूनानी उसे अपनी भाषा में पोरस कहते थे, लेकिन हमारा इतिहास पोरस से ही भरा हुआ है। आज इतिहास को फिर से जांचने परखने की आवश्यकता है ताकि सच को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके और भारतीय वीरों को उनका उचित सम्मान मिल सके। पश्चिम और वामपंथी इतिहासकारों ने तो भारत को हमेशा हारा हुआ दिखाने का प्रयास किया था। उन्होंने भारत के विजयी वीर योद्धाओं और राजाओं को भी हारने वाला ही बताया था। अगर सभी हार गए होते तो अभी तक भारत की संस्कृति मिट चुकी होती। सच तो यह है कि न यूनानी ही हमें मिटा सके, न ही तुर्क, मुगल और अंग्रेज, बल्कि हमें मिटाने वाले खुद दुनिया से मिटते चले गए। आपने देखा ही होगा। सोचिए, सिर्फ 85 हाथियों वाले एक सामान्य राजा ने सिकंदर को घुटनों पर ला दिया, जिसे भारतीय दस्तावेजों ने उल्लेख के लायक भी नहीं समझा। उसने यूनानियों को ऐसा होमसिक बना दिया कि वे स्वदेश जाने के लिए छटपटाने लगे, और हमें पढ़ाया जाता रहा कि कैसे पोरस ने घुटने टेक दिए और सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। फिलहाल हमें इंतज़ार करना होगा कि कब ये इतिहास बदला जाए, कब हमारे वीर राजाओं की प्रशंसा व्याख्यान फिर से इतिहास के पन्नों पर चमकने लगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें।
आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस बार से हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। प्रति माह महीने में एक दिन एक विशेष एपिसोड होगा जिसमें जनता के विचारों को सामने रखा जाएगा। इसमें अलग अलग मुद्दों का चयन होगा और ये मुद्दे आपके पास एक सप्ताह पूर्व ही पहुंच जाएंगे, जिससे आप उन मुद्दों पर अपने विचार हमें प्रेषित कर सकें और उन सारे विचारों का संकलन करके एक एपिसोड प्रस्तुत होगा, जिससे पता चले कि जनता क्या चाहती है और क्या कहती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।